कूटनीति के लगभग हर मंच पर डिफीट खा चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। लगता है उनको अब सोते बैठते उठते जागते सिर्फ एक देश दिखाई देता, उसका नाम है रशिया। और रशिया के साथ में खड़ा मजबूती से हिंदुस्तान अब उनकी रातों की नींद हराम कर चुका है। सवाल जवाब किसी और दिशा के होते हैं, लपेटना भारत को होता है। गीदड़ भभकियां देनी शुरू कर चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई अब हम जो है हिंदुस्तान पे सेकंड और थर्ड फेज की जब टैरिफ कसेंगे तो हिंदुस्तान को अक्ल आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने जितना हमारा नुकसान किया है अभी तो हमने पत्ते खोले ही कहां हैं भाई। हम जो करेंगे तो हिंदुस्तान को समझ आएगा कि अमेरिका क्या कर सकता है। इन गीदड़ भभकियों का क्या असर होगा, ट्रंप को शायद इस बात का अनुमान नहीं है, क्योंकि जो पहले उन्होंने किया है उससे वो ऑलरेडी अपने देश को कई कदम पीछे हिंदुस्तान से ले जा चुके हैं। दूरियां दोनों देशों के बीच बढ़ चुकी है और भारत के संबंध आरआईसी रशिया इंडिया चाइना का ये कोलैबोरेशन मजबूत हो रहा है, जो कि एक काबिले तारीफ कदम है और एक स्टेप है जो आगे बढ़ रहा है। साथियों, जो जनाब आप देख रहे हैं यहां बैठे हुए, ये अपने व्हाइट हाउस का एक हिस्सा है, ओवल ऑफिस, जहां पे विदेशी नेतृत्वकर्ताओं के साथ में ये बैठते हैं, बात करते हैं। तो यहां पे जो ये सज्जन आपको दिख रहे हैं ये करॉल नेवरोकी हैं। करॉल नेवरोकी पोलैंड के नए नए राष्ट्रपति हैं और पोलैंड के राष्ट्रपति का यहां होना नाटो के कॉन्टेक्स्ट में भी काफी एक हॉट टॉपिक बन जाता है। और रही सही के अंदर पोलैंड के ही एक पत्रकार का ये सवाल करना कि भाई आप यूएस है ये रशिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रहा, क्यों नहीं ये कंट्रोल हो रहा, उसके अंदर ये भड़क गए साहब। इरिटेटेड फेस आप देख सकेंगे उस समय पे। और इन्होंने बयान देना शुरू किया कि हिंदुस्तान के ऊपर अभी सेकंड और थर्ड फेज की जब मैं टैरिफ लाऊंगा तब हिंदुस्तान को मालूम चलेगा। तो इन गीदड़ भभकियों में कितनी जान है और नाटो के क्या हाल है, दोनों चीजों को कंबाइन करके समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो विदाउट एनी डिले सब्सक्राइब करें इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली को फॉर ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। और हां, एक विशेष सूचना यह भी है कि यदि आप हमारे इनसाइट्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी इंडियन इश्यूज पर भी देखना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल बन के तैयार है, इंडियन इनसाइट्स बाय नीरज पारिक। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट में भी पिन कर दिया है और होम स्क्रीन पे भी आपको चैनल अवेलेबल हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर के थ्रेशोल्ड को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद में धमाकेदार एक बहुत ही ऑथेंटिक सीरीज जो है वीडियोस की हम शुरू करेंगे, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य होगा, राष्ट्रहित। यदि आप समर्थन करते हैं तो जरूर जुड़िएगा। साथियों, ये जो चर्चा चल रही थी ओवल ऑफिस के अंदर, मामला तो कहीं और का था, लेकिन जब यूक्रेन की और ये रशिया की बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के ऊपर बयान देने से रुके नहीं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो इनके मन में है। आपको ये अच्छे से पता है कि अमेरिका ऑलरेडी भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुका है और ये बहुत बड़ा टैरिफ का नंबर है। अब इससे इनको ये शायद महसूस हो गया कि भाई जो हम उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद का परिणाम हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि जो 25% पहले टैरिफ लगाया वो कंपैरेटिवली बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा था। भारत से उम्मीद थी कि भाई हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, हमारे पास आएंगे, नोबेल प्राइज के लिए हमें नॉमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। तो साहब 25% और बढ़ा दो। जब 25% और बढ़ाया गया तो लगा अब तो कुछ होगा, लेकिन सर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो धमकी दे डाली कि भाई अब जो है वो लॉट मोर टू कम, अभी बहुत सारे टैरिफ्स आएंगे और हिंदुस्तान को आइडिया भी नहीं है कि इसके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी अपने सारे कार्ड्स ओपन किए ही नहीं। सेकंड फेज और थर्ड फेज ऑफ टैरिफ तो बाकी है, बहुत कुछ मैं करने वाला हूं और जो अभी सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया पे हैं इनको हम और स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये समझनी होगी कि हिंदुस्तान में इनका क्या प्रभाव पड़ा और ये कहानी आखिर में चल क्या रही है। तो साथियों, डोनाल्ड ट्रंप आखिर में इन सब चीजों के पीछे जा क्यों रहे, परिस्थिति बनी क्या, और ओवल ऑफिस के अंदर बैठ करके जो नए नए चुने हुए राष्ट्रपति आए हैं करॉल नेवरोकी, उनके मुद्दे पे बात करने की बजाय वो उछल के हिंदुस्तान पे क्यों आ गए। साथियों, थोड़ा बैकफुट में चलते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा था, ये यूक्रेन रशिया वॉर में चल रहा था, नहीं चल रहा है। इस यूक्रेन रशिया वॉर में ट्विस्ट आया था, इसको हमने कवर किया था। जो सज्जन आप देख रहे हैं ये पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं एंड्रेस डूडा। एंड्रेस डूडा ने एक बयान दे दिया था कि भाई देखो, हम जो है वो अब पोलैंड की जमीन को यूक्रेन के पक्ष में यूज करने नहीं देंगे। क्या कहा इन्होंने कि यूक्रेन को जाने वाला नाटो का मुख्य हथियार मार्ग हम बंद कर देंगे, बिकॉज पोलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है, नाटो का मेंबर है। तो भाई ऐसा नाटो सदस्य ने क्यों कह दिया, नक्शा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों, पोलैंड की लोकेशन है ये, यूक्रेन है यहां। अब जो यूक्रेन को सप्लाईज जा रही है नाटो की तरफ से अगेंस्ट रशिया, उसका मेन रास्ता पोलैंड ही है। अब इनका आरोप ये लगा कि भाई हम लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है,
अमेरिका और जर्मनी मनमाफिक तरीके से यूज करते हैं हमारा, और हमें सिर्फ एक ट्रांजिट जोन बना के छोड़ दिया है कि आया राम गया राम, हमसे कोई पूछने वाला नहीं, आप क्या प्लानिंग करते हो हमें बताते नहीं, आप जो चीजें जियोपॉलिटिक्स में कर रहे हो, स्पेशली हम नाटो के मेंबर हैं, पहले तो विद ड्यू रेस्पेक्ट हमें बताइए, और अगर हमें नाटो की हैसियत से भी ना सही तो कम से कम जिस एरिया से मेरी धरती यूज करते हो हमें कम से कम शामिल तो करो। तो वहां से सर नाटो की कमजोरी दिखना शुरू हुई थी, और इसके बाद में बैक टू बैक बहुत सारे बयान और नाटो मेंबर्स के भी आए थे जिसने अमेरिका की रातों की नींद हराम कर दी थी। लेकिन अमेरिका संतोष एक बात पे लिए बैठा था कि भाई ये जो एंड्रेस डूडा है ये तो जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो एक दक्षिणपंथी विचार का व्यक्ति जब आएगा तो हमारे पक्ष में बात बोलेगा। अब यहां पे जो ये एयरपोर्ट आप देख रहे हैं रेशोव यासीयोंग का, ये रेशोव यासीयोंग का एयरपोर्ट एक मेजर पॉइंट बना जहां से यूक्रेन के लिए जो नाटो सप्लाई भेजता है मिलिट्री एड्स की, वो यहीं से जाया करती है। अब मेरे दोस्तों की 80 to 90% जब हथियारों का जखीरा उसी के माध्यम से पहुंचेगा और उसके लिए उस देश का राष्ट्रपति कहेगा भैया हम सप्लाई चेन बंद कर देंगे, तो आप मुझे बताइए ये यूक्रेन के लिए टेंशन की बात है या नहीं? और यूक्रेन की टेंशन की बात तो है, ये नाटो की अखंडता या जो एक यूनिटी वाली बात कहते हैं वो कहां तक मजबूत करेगी। अमेरिका को टेंशन होना लाजमी था। यूक्रेन बेचारा परेशान इस बात से यूं हो गया था कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं रशिया से, वही जब आपस में एक नहीं है, वो पहले ही मेरे साथ नहीं है, तो बाद में क्या होगा। अब मेरे साथियों, ये जब वॉर चल रहा था, इस वॉर को ईगो पॉइंट बनाया ट्रंप ने, क्योंकि चुनाव प्रचार में क्या बोला था कि मैं राष्ट्रपति बन के आऊंगा 24 आवर्स के अंदर मैं इस युद्ध को खत्म कर दूंगा। अब ट्रंप के इस विचार ने 24 घंटे बीत करके हुए बहुत लंबा समय, लगभग 6 महीने प्लस हो चुके हैं, यहां कुछ नहीं हुआ। 50 दिन की धमकी दी गई, फिर 10 दिन की धमकी दी गई, फिर अलास्का में हाथ मिला लिया गया, स्वागत कर लिया गया, बाद में फिर कुछ ना कुछ बोलना यहां पे अबे तबे शुरू हो गया। अब यहां पे देखिए, इस सारी स्थिति ने एक्सपोज कर दिया था नाटो को। अब यहां पे डैम्ड कंट्रोल अमेरिका को दो तरह से करना था। क्या करना था सर? कि एक तो जो यूनिटी ऑफ नाटो है, क्योंकि आरोप लगाया था यूक्रेन ने कि भाई एक तो अमेरिका एक जर्मनी। अब आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये वो दो देश हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 66% आउट ऑफ 100, 66% लेके कौन बैठा है? अमेरिका। तो ये तो वन साइडेड गेम करेगा। लेकिन सेकंड नंबर भले ही 6% है, बहुत कम है 66 के मुकाबले, लेकिन ये दो देश अपनी दादागिरी में फूल रहे। इसी बात का बुरा लग गया पोलैंड को, इसी बात का बुरा असर फ्रांस को भी लगा था। फ्रांस भी कोई बहुत खुश नहीं था। तो यहां पे अब डैम्ड कंट्रोल शुरू होता है। डैम्ड कंट्रोल के बारे में जानिए। यहां पे जो जब ये करोल नेवरोकी आए, जून 2025 में करोल नेवरोकी एक राष्ट्रवाद इतिहासकार को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इनकी विचारधारा में सर दो बातें हैं जो अमेरिका के साथ में मैच नहीं होती, और उसी मैचअप को बिठाने के लिए ओवल ऑफिस में इनको बिठाया गया था। पहली चीज, वो यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात उनके जो विरोधी राष्ट्रपति थे, जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति थे, वो नहीं चाहते थे। और विपक्ष की राजनीति थी, ये इनको पक्ष करेंगे। चलिए भाई, ये तो बात ठीक है। दूसरा देखो, परंतु वे नाटो और ईयू में यूक्रेन की फास्ट ट्रैक सदस्यता का विरोध करेंगे। ये इन्होंने ऑलरेडी अपने चुनाव प्रचार में कह दिया था। कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि इतनी रैपिडली किसी देश को एंट्री दे दी जाए। इसलिए क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि भाई अगर इतनी फास्ट गति से एंट्री होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, और एटलीस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ होना चाहिए, बिकॉज एलीट क्लब का मेंबर होने के लिए एलीट होना तो जरूरी है। बात को समझिएगा। तो यहां पे इस चीज को बैलेंस करने के लिए इनको यहां पे बुलाया। और आपको पता ही है, लगभग हर देश के राष्ट्रपति जिनके संबंध अमेरिका से डिप्लोमेटिक हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जाया करते हैं। ये वैश्विक परंपरा का हिस्सा लगभग बन चुका है। अब जब ये मीटिंग हो रही थी, इसी बीच में पोलैंड के ही पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में, रशिया तो कंट्रोल हो नहीं रहा। तो सैंक्शंस का जब नाम आया तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम सबसे पहले लिया। उन्होंने लिखा कि इंडिया किल्स अस विद टैरिफ्स। भारत जो है वो हमें परेशान कर रहा है टैरिफ से। सबसे टैरिफ्स ऑफ मतलब किंग ऑफ टैरिफ्स, महाराजा ऑफ टैरिफ्स, ऐसे बयान तो इनके आ ही चुके हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे कि भैया दिल्ली ने यदि रशिया से ऑयल लेना कंट्रोल नहीं किया तो हम फेज 2 और फेज 3 के सैंक्शंस जो है वो और लगाएंगे। तो भाई इसका प्रभाव हिंदुस्तान पे क्या पड़ेगा? यही चीज बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कवर की। व्योन लिखता है कि भाई फ्रस्ट्रेटेड विद पुतिन, पुतिन से तो फ्रस्ट्रेटेड हैं। ट्रंप लैशेस आउट एट रिपोर्टर से सैंक्शंस ऑन इंडिया कॉस्ट रशिया बिलियंस, वांट्स फेज 2 एंड फेज 3 टू कम। मतलब खुद के काम की खुद ही तारीफ कर लिया, खुद को ही अपना सिद्ध कर दिया कि भाई हमने काम सही किया। बोल दिए कि भारत को जो कंट्रोल किया, इसके कंट्रोल करने से रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है मतलब वो कंट्रोल हो रहा है। और खुद के देश के लिए बयान क्या दिया था पता है आपको, जिसका विश्लेषण आगे करने वाला हूं। खुद बोले थे
कि जो टैरिफ्स में लगा रहा हूं ना, टैरिफ वॉर के दौर बता रहा हूं, बिलियंस ऑफ डॉलर आर कमिंग टू यूएस। रातों रात करोड़पति अरबपति होंगे। देखो उनकी पोल खोलेंगे अभी। अब यहां पे खुन्नस खुन्नस जो है वो है पुतिन पे और निकल रही हिंदुस्तान पे। अब यहां पे ट्रेड डील हमने नहीं की तो 25% लगा दिया, रशिया से ट्रेड डील कर रहे हैं तो आपने 25% और लगा दिया। अब आप जाओगे तो जाओगे कहां सर? हिंदुस्तान इस 50% को बड़े अच्छे से डील कर रहा है और बहुत ढंग से हमने झेल लिया। सरकार काम परफेक्ट कर रही है इस मोर्चे पे। आगे क्या होगा, आगे की बात आगे होगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो 50% प्रभाव नहीं पड़ा तो हमारे ट्रेड टाइज को पूरी तरह से खत्म करने की औकात तो यूएस की भी नहीं है। आप देखिए सर आगे, यहां पे इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, हैवंट डन फेज 2 और 3 यट समझ रहे हैं? यट मतलब अभी तक मैंने फेज 2 और फेज 3 ओपन नहीं किया है। अब आप बोलेंगे यार भाई 2-3 बैक टू बैक एक ही न्यूज को हम क्यों रिप्लिकेट कर रहे हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस से? ये कुछ हमारे सज्जन कमेंट करते हैं कि भैया फेक न्यूज, फलाना न्यूज। एक भी वीडियो, एक भी पॉइंट आज तक हमने मन मर्जी से सिर्फ व्यूज के लिए कभी काम किया नहीं सर। ऑथेंटिसिटी, ट्रूथ, इनसाइड, इंपैक्ट इसीलिए है। तो अभी फॉर रेफरेंस, उन लोगों के रेफरेंस के लिए मेरी मजबूरी होती है कि मैं ये कुछ कंटेंट आपको यहां पे एडिशनल दिखा देता हूं। थोड़ा गौर फरमाइएगा सर। अब यहां पे द वायर जैसे इसने भी सब कवर किया है कि भाई क्या क्या हो रहा है। अब इन सब फ्रस्ट्रेशन के पीछे के पर्दे के कहानी देखो सर, पीछे पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। यहां पे 2 इंसिडेंट ऐसे हुए। एक तरफ तो सर वहां कंट्रोल करना है नाटो को, तो इसीलिए मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर इंडिया का नाम ले लिया। अब इंडिया का नाम आया तो कहीं तनाव रहा होगा, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है, परेशानी हुई होगी। परेशानी होने के सर कारण एक तो है एससीओ समिट 2025 जो तिंजियान में हुआ, और तिंजियान के अंदर जो ये छवि बनी, ये पिक्चर गई जहां पे आरआईसी, ये जो ट्रॉइका है रशिया, इंडिया, चाइना का, हाँ आप जो मुस्कुराहट से बात हो रही थी और आपसी सौहार्द लग रहा था भाई यहां 3 देश मिलकर के एक बड़ा मिशन को अंजाम दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो इनको बड़ी तकलीफ का कारण बनी कि भाई ये 3 देश साथ कैसे हो गए। असल में ट्रंप को धन्यवाद है इस बात का कि भैया आपके जो आपने मिस्टेक्स की हैं आपके लिहाज से, वो मिस्टेक्स हिंदुस्तान के लिए और बाकी इस ट्रॉइका के लिए वरदान साबित हो गई और अच्छा काम आपने कर दिया कि ये 3 देशों की जो दूरियां थी, दूरियों का मायना यह है कि जितनी नजदीकियों का अभाव था उसे हम दूरी कहेंगे, वो पैक हो चुका है। अब ये 3 देश साथ हैं और बैलेंस बना करके चीजें आगे बढ़ रही हैं, अच्छे दिशा में जा रही हैं। तो एक तो सर तनाव का कारण है ये बहुत बड़ा, और इसकी आलोचना अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के नेता, अमेरिका के बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भाई आखिर में जो किया है ये गड़बड़ किया है इन्होंने। और दूसरी चीज सर, ये जो शी जिनपिंग ने अभी एक मिलिट्री परेड का आयोजन हुआ, एनुअल मिलिट्री परेड, उसके अंदर जो इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन के अंदर जो एक नया त्रिकोण बनता हुआ दिखा वो था नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना का। ये सबसे ज्यादा टेंशन ये 2 चीजों ने दे दी और जो थे महाशय परेशान हो गए। इनको लगा कि यार पहले दिन जिसपे मैं चला था कि कैसे करके मैं इसको कंट्रोल कर दूंगा, ये कंट्रोल होने की बजाय पुतिन तो हर दिन अपना विस्तार कर रहा है, इनका ग्रुप तो बढ़ता जा रहा है। तो भैया ऐसा है, अपना अपना व्यवहार होता है किसी को साथ लेके चलने में और दूसरों से दूरियां बढ़ा लेने में। आपकी परेशानियों के लिए और जिनको आप परेशानी अभी आप देख नहीं पा रहे हो, इनके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो, कोई और नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान से संबंध तो बहुत गहरे हो चुके थे, आपको आपका ईगो ले डूबा, खैर ले डूबा तो हम तर गए। अब यहां पे इस दोस्त ये जो टकराव का माहौल है कि यूक्रेन का युद्ध कैसे रुके, इसके पीछे हर बार आकर के हिंदुस्तान को ज्यादा फोकस करना और कहना कि भाई हिंदुस्तान अगर रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर दे तो मामला सेट हो सकता है। तो यहां पे धमकियां आना शुरू, तो कुल मिला के इनको लगता है कि सिर्फ इंडिया ही है जो रशिया से ऑयल परचेज करता है और इसी के पैसों से हथियार मिलते हैं। चाइना जिन पैसों से चाइना जो पैसे देता है पेट्रोल के रशिया को, उनसे हथियार नहीं खरीदे जाते क्योंकि वो नोट नकली होते हैं, मेड इन चाइना है, तो हो सकता है इनको लगता हो। दूसरी बात, यूरोप के ही इनके साथी, नाटो के इनके साथी, जिसके अंदर आपको देखा होगा स्लोवाकिया और हंगरी, वो बेचारे रो दिए जब यूक्रेन ने उस रशियन पाइपलाइन को तोड़ दिया, ड्रुजबा पाइपलाइन जो कि सप्लाई कर रही थी ऑयल की, तो वो भी शायद नकली नोट देते होंगे। और इवन सर आप खुद, हमारे जो रणधीर जायसवाल साहब हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर और केमिकल का इंपोर्ट जारी रखे हुए है। यही हाल ईयू का भी है। मतलब तुम कौन से दूध के धुले हो, जिस चीज का पाप हम पे मरते हो, तुम उस पाप के अंदर डूबे पड़े हो, ठीक है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित, तर्कहीन है कि तो क्या ये सब सर ये डॉलर नहीं है, हिंदुस्तान का डॉलर है। तो ऐसी स्थिति में जब सवाल पूछा गया ट्रंप से कि भाई हिंदुस्तान तो ये कह रहा, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी
आप ही विश्वास करिएगा, अमेरिका को एक्सपोज करने वाली वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई। और रणदीप जायसवाल साहब ने जो बोला, बड़ा गजब बोला, शानदार बोला। कभी सुनिएगा सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाके। तो यहां पे जब कलाई खुली अमेरिका की, उसके बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब से सवाल पूछा कि भाई इंडिया ऐसा बोल रहा है, वाकई में आप कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मुझे नहीं पता इस तथ्य के बारे में कि हो क्या रहा है। अब राष्ट्रपति हो और यू डोंट नो कि देश न्यूक्लियर जैसी चीज, यूरेनियम जैसी चीज किस देश से इंपोर्ट कर रहा है, तो आप बिजनेस करो, ईयू बिजनेस करे, नाटो के मेंबर बिजनेस करे, यहां तक कि चाइना बिजनेस करे, वो आपको बर्दाश्त है, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ने आपको आईना दिखाया, हिंदुस्तान ने आपकी उस बात को मानने से मना कर दिया कि हां जी सीज फायर आपने करा था। असल पेट में जो मरोड़ है ना सर, दर्द तो इस बात का होता है, 4 बार फोन बैक टू बैक आए, फोन नहीं उठाए भारत सरकार ने, तो तकलीफ तो सर ये है, हमने नॉमिनेट नहीं किया, हमने नहीं माना और नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में इनका गुस्सा रहे भाई, कैसे भी पुतिन से दूरी बढ़ाओ, पुतिन से कहा, पुतिन कंट्रोल इनसे हो नहीं रहे, इनका भारत से संबंध बढ़िया चल रहा है। यहां पे जो भारत में उनके राजदूत है वो कह चुके हैं कि एक्सपोर्ट आपको करना है, रशिया आ जाइए। और रशियन प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि भैया भारत से इस लहजे में बात करना उचित नहीं है, मजबूती से साथ खड़े हैं, सोच समझ के बोलिएगा। लेकिन सर अब कमी रह गई तो करें क्या? यहां पे मामला कहां शुरू हुआ? दोनों की दोस्तियों से जो आपसी ट्रेड शुरू हुआ, इसमें डॉलर को बाईपास किया गया। डॉलर का बाईपास होना सर तकलीफ का कारण तो ही अमेरिका की आत्मा है डॉलर, और ये जिस दिन नष्ट हुआ उस दिन सर मामला सारा खराब हो जाएगा। और विश्वास करिएगा उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छोटे से एक उदाहरण से आपको ये बात समझाता हूं, गौर फरमाइएगा सर, एक बात को ध्यान से देखिएगा। जैसे आरआईसी का ट्रॉइका डेवलप हुआ है, रशिया, इंडिया, चाइना आपस में बढ़ रहे हैं, आरआईसी मेन पिलर है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के नेशंस भी बहुत ये चाहते हैं कि भाई डॉलर से जो एक तनाव है वो हम मुक्त हो जाएं। तो यहां पे अब एससीओ वाली बात इन्होंने कह ली, एससीओ डेवलपमेंट बैंक है, इधर हमारा न्यू डेवलपमेंट में ब्रिक्स का चल रहा है, एक म्यूचुअल करेंसी बनाने की बात है। और एटलीस्ट ये तो बात हो चुकी है कि हम ट्रेड जो है वो अपनी ही करेंसी में करेंगे, रुपया, रूबल और बाकी जो युआन वगैरह, इनके अंदर हम करना शुरू करेंगे। तो पहला चैलेंज तो आना शुरू हुआ यहां से। पेट्रोलियम के मुद्दे के ऊपर ब्रिक्स जो है वो रशिया से और बाकी और जो देश हैं, बिकॉज कुछ जो पेट्रोलियम रिच नेशंस हैं वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं, तो वहां से पेट्रोलियम सप्लाई हो रही है। रशिया और चाइना की दोस्ती हर दिन बढ़ रही है। अब यहां पे जितने मेजर इन्होंने लिए, जितने हत्थे हाथकंडे इन्होंने अपनाए, ये बैकफायर कर गए अमेरिका पर ही। अब ये जो डॉलर की बात मैंने कही, वो 2-3 बातें तो हमने देख ली। अब इसका सबसे टेक्निकल पार्ट जो है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो अमेरिका की दुर्गति का कारण बनेगा, और उसका जो सेहरा, उसका जो तिलक निकलेगा, वो तिलक निकलेगा डोनाल्ड ट्रंप के माथे पे। हिंदुस्तान, दुनिया को आर्थिक आजादी देने का श्रेय इनको जाएगा। आप देख लीजिएगा कैसे सर। जब ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ, टैरिफ वॉर में इन्होंने दुनिया के हर देश को लिया और माहौल ये बनाया कि वी आर इक्वल फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए एक जैसा काम करेंगे। टैरिफ को ये बहुत बड़ा हथियार मान बैठे, कहते थे कि भाई टैरिफ है तो सब कुछ है, टैरिफ से अच्छा कुछ नहीं है। ये बयान है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टैरिफ से अच्छा कुछ नहीं, टैरिफ से बड़ा कोई हथियार नहीं। चलो साहब मामला ठीक चला। यहां पे इन्होंने अपनी ही जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक कमेंट जो है वो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे डाला। देखिएगा सर, इन्होंने कहा इट्स मिडनाइट, मतलब जिस दिन टैरिफ इशू किए थे ये दिन था, उसी रात का ये है। इट्स मिडनाइट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्रांसफर इन क्या लिखा, इन टैरिफ्स आर नाउ फ्लोइंग इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी बिलियंस ऑफ डॉलर जो टैरिफ की वजह से लगे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू हो चुके हैं। इन महाराज को कुछ समझाए कि टैरिफ अवतार, बात ये समझो कि टैरिफ आपने आज लगाया तो इंस्टेंटली बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं आते, इट टेक्स टाइम। जब से ये लागू होगा उस देश के बाद में कितना ट्रेड वो बढ़ाएंगे, घटाएंगे, अल्टीमेटली इंपैक्ट दूसरे देश में तो पड़ेगा सो पड़ेगा। उसकी जो महंगाई बढ़ेगी, वो महंगा सामान कौन खरीदेगा मेरे भाई? वो तुम्हारी जनता पे खरीदेगी। अब सरकार ये कह दे कि वाजी वाह जीएसटी से हमारा कलेक्शन अरबों रुपए का हो गया, एक बात को समझ लीजिए। तो जीएसटी से कलेक्शन हुआ तो वो हुआ क्या? आपने क्या नया प्रोड्यूस किया सर? वो प्रोडक्शन कुछ नहीं, अल्टीमेटली बोझ किस पे है? वहां की जनता पे। अब टैरिफ लगा हुआ महंगा सामान, इंडिया का माल जैसे ही गया तो उस माल के ऊपर टैरिफ लगने का मतलब वो पे कौन करेगा? वहां का बायर करेगा सर। फाइनल खर्चा किसके माथे? वहां के बायर पे। चीज उसको महंगी मिलनी है, पर कोई बात नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे हैं, जाने दो सर, अच्छी बात है। अगला क्या लिखते हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जो काउंटर में लगाया गया टैरिफ है, बदले में लगाया गया टैरिफ है, टेक इफेक्ट एट मिडनाइट टुनाइट, बिलियंस ऑफ डॉलर। वही बात सर आगे इन्होंने कही गई है। अब सर यहां पे इसमें एक लाइन जो है ना वो बड़ी घटिया है, और एक राष्ट्रपति अपने देश की, क्योंकि जो देश फेडरल नेशन है,
ठीक है सर, एक आइडल फेडरेशन है, आदर्श संघात्मक व्यवस्था है। जहां संघात्मक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, जहां फेडरेशन जितना स्ट्रांग होगा, वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशरी के पावर उतने ज्यादा होंगे। जैसे इंडिया, भारत और अमेरिका को यदि कंपेयर करोगे तो फेडरल सिस्टम कंपैरेटिवली अमेरिका का ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां की जुडिशरी को इंडियन जुडिशरी से ज्यादा पावर है। भारत की जुडिशरी पावरफुल है। आप अब यूके में चले जाइए, यूके के अंदर क्या है, फेडरेशन नहीं है, वो यूनिटरी सिस्टम है, तो वहां की कोर्ट को नाम मात्र के पावर है, वहां पे सदा पावरफुल पार्लियामेंट है। ये टेक्निकलिटी इनको समझ में नहीं आती। अब देखो ये क्या बयान देते हैं, इन्होंने लिखा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप America's greatness would be a radical left court that wants to see our country fail। माफ करिएगा सर, ये उनकी न्यायपालिका के लिए शब्द उनके राष्ट्रपति ने कह दिए कि ये जो रेडिकल, ये रूढ़िवादी वामपंथी विचारधारा का जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, वो इकलौती ऐसी संस्था है जो चाहती नहीं कि अमेरिका फिर से ग्रेट हो जाए, मतलब वो चाहती है कि अमेरिका फेल हो जाए। तो कुल मिलाकर के फेडरेशन को खत्म करने की तैयारी है, हो ही रहा है। अपने जो नेशनल गार्ड्स हैं वो अपने ये स्टेट्स के अंदर ये डिप्लॉय कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है। जिनका दुश्मनों पे प्रयोग होता है वो अपने ही सेना पे, उनकी सेना अपने ही नागरिकों पे। और दूसरी बात, कोर्ट को लेकर के निर्णय, ये इस तरह के बयानात, आप समझ रहे हैं सर कहां पे खोखला कर रहे हैं। खैर हमारा मेजर कंसर्न ये नहीं है, ये है। तो यहां पे बात आई तो सर क्या रातों रात डॉलर का फ्लो आएगा अमेरिका में, सोचने वाली बात है। यहां पे एक पॉइंट समझिए, होता क्या है कि अमेरिका का खर्चा बहुत ज्यादा है। आप एक ऐसे शख्स को देखिए जो अपनी लाइफ को बहुत लग्जरी जीना चाहता है, वो मैक्सिमम उसका फोन ईएमआई पे होगा, उसका लैपटॉप ईएमआई पे होगा, उसका घर ईएमआई पे होगा, उसकी कार ईएमआई पे होगी, वो और भी कंज्यूमर गुड्स ईएमआई पे लेता होगा उसकी। तो यहां यूएस के अंदर हाल यही है कि मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम लगभग कहिए सभी लोग हैं, उनकी पूरी लाइफ का बेस जो होता है वो बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट कार्ड, उधार पे वो जिंदगी जीते हैं। देश भी ऐसे ही चलता है। इनका खर्चा चलाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये यूएस जो उनका फेडरेशन, जो फेडरल बैंक है, वो बॉन्ड जारी करता है। लगभग हर देश की प्रक्रिया है, यहां ये बहुत बड़ी तादाद में होता है कि रूटीन खर्चे चलाने के लिए क्या करते हैं, अपना बॉन्ड जारी कर देते हैं। क्रेडिट अनडाउटली बहुत अच्छी है, जो साख है वो बड़ी मजबूत है अमेरिका की। तो दूसरे देशों को लगता है कि भाई हम इसको पैसा दे देते हैं, डॉलर हमारे पास पड़ा है, बेकार है, क्या करेंगे, इसको अमेरिका को दे दो, अमेरिका हमें बॉन्ड देगा और साथ में ब्याज मिलेगा, सो अलग है, बाद में जब चाहेंगे तो वापस कैश करा लेंगे, सिंपल। तो दुनिया क्या करती है सर, यूएस फेडरेशन से यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी नोट्स खरीद लेती है, पैसा डॉलर उनको दे देती है, ब्याज खुद कमाते हैं। अब ऐसे करके इनका काम चलता है, ये काम चलाते। अब थोड़ा सोच के देखो सर, एक लिस्ट यहां पे आपके सामने है, एक ये न्यूज देखो सर, ये 2024 की न्यूज है कि आरबीआई बॉट 6 टन्स ऑफ गोल्ड सोल्ड यूएस ट्रेजरीज वर्थ ₹7 बिलियन इन अप्रैल। भारत के पास लगभग 200-250 बिलियन यूएसडी के बॉन्ड्स पड़े हैं, जापान के पास तो 1 ट्रिलियन के हैं, चाइना के पास 700-800 बिलियन यूएसडी के बॉन्ड्स पड़े हैं। अब आप सोचो कि भारत क्या कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन पे मूव कर रहा है। यानी जो हमारे फॉरेन ट्रेजरी है, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जहां विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको अब डाइवर्सिफाई किया जाए और हम अब शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर। मेरे दोस्तों, गोल्ड को रिप्लेस किया था सन 40-45 के आसपास में डॉलर ने, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सारी रचना उन्होंने बनाई, जिसे आप ब्रेटन वुड्स सिस्टम का बेस मान सकते हैं। अब उसको छोड़ के देश बढ़ना शुरू कर भारत कर रहा है। अब मेरे साथियों, ये आंकड़ा देखो, इस आंकड़े में जापान जो है वो सबसे ज्यादा 1.13 ट्रिलियन, यूनाइटेड किंगडम 779.3 बिलियन, और यहां पे देश आता है चाइना, 765.4 बिलियन यूएसडी के ट्रेजरी बिल्स इसके पास में है। एकाएक तो संभव नहीं है कि सारे ट्रेजरी बिल्स को उसको पकड़ा दे और कहे भैया हमारा पैसा वापस दे दे। ऐसे में तो क्या होगा, वहां की अर्थव्यवस्था तो गिरेगी, लेकिन इनके भी नुकसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे देश क्या कर रहे हैं, अपने ट्रेजरी बिल्स को मूव आउट करना शुरू कर रहे हैं। अब ये मूव आउट करके गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि हाल के समय में गोल्ड के प्राइस कहां जा चुके हैं। तो गोल्ड के प्राइस जाने का रीजन है कि देश डॉलर से बाहर निकल के अपने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। और गोल्ड की तरफ मूव करने का मतलब डॉलर से डिपेंडेंसी कम होना, और डॉलर से डिपेंडेंसी कम होने का मतलब है कि ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन होना, क्योंकि डॉलर गया, अमेरिका गया। तो बात अगर समझ में आ रही, अच्छी लग रही, तो कमेंट करके सर हौसला बढ़ा दीजिएगा, जो रिसर्च आपको समझ आया है। तो मेरे साथियों, ये जो हमारे ग्रिंगो महोदय हैं, अंकल ट्रंप हैं, ये टैरिफ अवतार हैं, और टैरिफ अवतार ने ऐसी स्थिति में अमेरिका को लेके चले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे अब क्या होता है, जब ये ट्रेजरी बिल बिकेंगे ना सर, ये ट्रेजरी बिल बिकेंगे तो अमेरिका का फेडरल बैंक खुद आके आएगा
कि भैया हमें हमारा ट्रेजरी दे दो, कि दुनिया के अंदर जाएगा तो थूथू होगी, खुद की नीलाम, खुद की गिरवी रखी संपत्ति खुद ही खरीद लें। खरीदेंगे तो सर एकाएक इनके पास इतना कैश कहां से होगा, तो ये क्या करेंगे, डिजिटल करेंसी प्रिंट आउट देंगे। उसके लिए क्या होगा, डॉलर की फ्लो बढ़ेगा तो डॉलर की रेट गिरेगी तो सर अमेरिका की वो साख कहां बचेगी। तो कुल मिलाकर के नाव में छेद तो सर हो चुका है, इसमें तो कोई शक किसी तरह का नहीं है। और रही बात पुतिन की, तो पुतिन को सर अनुभव और ट्रंप के अनुभव में दिन रात का अंतर है सर। उम्र मायने नहीं रखती, अगर उम्र मायने रखती तो कछुए को हम दादाजी बोलते, ठीक है। तो उम्र मायने नहीं रखती, अनुभव मायने रखता, और अनुभव में पुतिन ट्रंप से बहुत बहुत आगे खड़े हैं, और एथिक्स में भी पुतिन बहुत आगे हैं। हिंदुस्तान के साथ के संबंधों को दिए जोड़ तोड़ की गणित से अमेरिका देखता है तो अमेरिका मूर्ख है, क्योंकि रशिया और इंडिया के रिलेशंस एवरग्रीन थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि जो साथ, जो सहयोग भारत को रशिया का मिला है वो भारत कभी भूल नहीं सकता, और भूल से भी अमेरिका के साथ इस शर्त पे तो नहीं जा सकता कि रशिया से दूरी बना ली जाए। तो ट्रंप साहब आपकी धमकियां गीदड़ भभकी है, इनका प्रभाव यहां कुछ पड़ा नहीं, ना पड़ेगा। आप बढ़ाइए, कौन से सेकंड पे थर्ड फेज लाते हैं, तो हिंदुस्तान, आप डाल डाल है तो हिंदुस्तान पात पात है, बिकॉज हमारा अब एक नया रास्ता हमने अख्तियार कर लिया है इंडिपेंडेंस का। हमारा रास्ता है आरआईसी का, हमारा रास्ता है ब्रिक्स का, क्योंकि अब हम डॉलर पर डिपेंड नहीं हो सकते। डॉलर पर डिपेंड होना मतलब एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर पे बिठा के चलना और सदा उसकी गुलामी में जीना। तो मेरे साथियों, बात अगर समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो फिर अप्रिशिएट कर दीजिएगा। और आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और हां, इंडियन इश्यूज पे भी ऐसा ही इंसाइटफुल कंटेंट चाहिए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इंडियन इनसाइट्स बाय नीरज पारिक को। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और होम पेज पे, तीनों जगह चैनल अवेलेबल है, जाके सब्सक्राइब करिएगा, हमारे हौसले को बढ़ाइएगा। और हां, अच्छा लगे तो शेयर भी साथियों के साथ में कीजिएगा। तो सर फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ में। वीडियो कैसा लगा बताना। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।